नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जमुई में नाबालिग को अगवा कर जबरन निकाह और धर्मांतरण कराने का आरोपी पप्पू खां अब तक गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने नाबालिग लड़की को पप्पू खां के घर से बरामद कर लिया है। लड़की को पूरे परिवार के सामने से अगवा किया गया था। सरेआम अपहरण, निकाह और फिर धर्मांतरण की इस वारदात से दलित बस्ती के लोगों में खौफ है। जमुई में दलित बेटी का जबरन धर्मांतरण, घर से अगवा कर मस्जिद में कराया निकाह, नाबालिग के परिजनों को जान से मारने की धमकी, दलित बेटी के धर्मांतरण पर चुप्पी क्यों? मां, बाप, भाई, भाभी सब देखते रह गए और उनकी आंखों के सामने घर की चहेती लाडली को पप्पू खान नाम का एक गुंडा बंदूक की नोक पर उठा ले गया। फिर पता चला कि 14 साल की बेटी का जबरन धर्मांतरण कराकर मस्जिद में निकाह करा दिया गया। 23 तारीख को ही हुआ कि आया लेकर लड़की वही चला गया। वही आवाज पिस्तौल देखा के गोली चार्ज कर दिया कि से एकदम सब शांति रहो, उन्हें सबका हम जान मार देंगे। हम लड़की टान के हम ले जा रहे हैं, ज्यादा नहीं कोई बकवास कर सकते हो। लेके चले गए, हम लोग घर पकड़ लिया। भाई गोली बंदूक चलने लग, क्या करते? उस दिन जब लेकर लड़की को लेकर गया था तो आप यही थी, तो क्या हुआ था आपके साथ? हमको गोली दे आया वही और लड़की घींच के ले चला गया। हमको ढकल दिया, देखिए हमारा पट्टी बना हुआ है, ढकल दिया, पसली टूट गया मेरा। दिल दहलाने वाली ये घटना जमुई के चंद्रदीप थाना इलाके के दीननगर की है। वारदात 23 मई की है, मगर यहां बेटी को अगवा कर जबरन धर्मांतरण कराने वाले उन गुंडों का खौफ ऐसा है कि घर वाले 10 दिन बाद किसी तरह पुलिस में जाने की हिम्मत जुटा पाए। जमुई जिले के चंद्रदीप थाना इलाके के दीननगर गांव के जो दलित परिवार के लोग हैं वो परेशान हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि नाबालिग बेटी को जबरन अगवा कर उसका निकाह कराया गया है और उसका धर्म परिवर्तन भी कराया गया है। ऐसे में ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग पुलिस के पास देरी से इसलिए पहुँचे कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और उनका खौफ है और जान से मारने की धमकी जो दी गई थी, इस कारण वे लोग देरी से पहुंचे थे। इन लोगों का मांग है कि इस पर कार्रवाई हो और साथ ही इन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों की आबादी यहाँ पर बहुत कम है, मुश्किल से 4-5 घर ही हैं। ऐसे में हम लोगों को सुरक्षा की मांग है। दलित परिवार के लोग यहाँ जो रहते हैं दीननगर गाँव में, उनका कहना है कि यहाँ हमें सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में इस तरह की और घटनाएं हो सकती है। एक बेटी के अगवा, धर्मांतरण और जबरन निकाह की इस वारदात से इस दलित बस्ती के लोगों में खौफ है। उन्हें जान के साथ बहु बेटियों की हिफाजत की चिंता खाई जा रही है। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है, मगर सवाल है कि इतने बड़े मामले पर 11 दिन बाद भी हर तरफ खामोशी क्यों है? केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आरजेडी से राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने आरोपी आरजेडी सांसद को कोर्ट में पेश किया और 14 दिनों की रिमांड मांगी। आरजेडी कोटे से राज्यसभा सांसद अमरेंद्रधारी सिंह को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्टिलाइजर घोटाला मामले में ईडी की टीम ने ये कार्रवाई की है। दरअसल सीबीआई ने इफ्को के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एक एफआईआर दर्ज करके 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। एफआईआर में दुबई की कंपनी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था, जिसमें अमरेंद्रधारी सिंह का नाम भी शामिल था। उस समय एडी सिंह दुबई के फर्टिलाइजर कंपनी मेसर्स ज्योति ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत थे। इफ्को और इंडियन पोटाश लिमिटेड कंपनी के खिलाफ शिकायत मिली थी कि ये कंपनियां सब्सिडी के नाम पर भारत सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रही थी। इसी मामले को आधार बनाते हुए ईडी ने ये केस टेक ओवर किया और आगे इस मामले में कार्रवाई हो रही है।
इधर एडी सिंह की गिरफ्तारी के बहाने एनडीए नेताओं ने आरजेडी पर तंज कसा है। बड़े थैलीशाह चाहिए, बड़े आपराधिक तत्व, संगीन अपराधों में लिप्त लोगों की बहुतायत आरजेडी में है और निश्चित तौर पर जो ये कार्रवाई हुई है उनके सांसद के खिलाफ, ये पहले से चले आ रहे मामले हैं। राजद जैसी पार्टियों का राजनीतिक कुसंस्कार किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनके यहाँ तो शुरू से भ्रष्टाचारियों, अपराधियों, घोटालेबाजों का बोलबाला रहा है। अगर फर्टिलाइजर स्कैम हो ही गया तो कौन सी बड़ी बात है। यहां तो चारा घोटाला, IRCTC घोटाला, अलकतरा घोटाला, उसके सामने ये कोई बड़ी बात नहीं। तो एडी सिंह की गिरफ्तारी पर एनडीए नेताओं के तंज पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। केंद्र की सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से विरोधी दल के नेताओं को इसी तरह परेशान करती है। ED, ID, CBI के माध्यम से जिस तरह से केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग करती है, ये भी मामला प्रकाश में समय समय पर आते रहा है। अब इस मामले में भी ये हो सकता है, इन कारणों से हुआ है, इसकी जब तक पूरी जानकारी नहीं होती तब तक इस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। विपक्ष के नेताओं को बिना मतलब गिरफ्तार कर परेशान कर रही हैं। आज राजद के माननीय सांसद एडी सिंह जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि उनके इन कुकृत्यों से न तो विपक्ष डरेगा न रुकेगा। पहली बार राज्यसभा पहुंचे एडी सिंह लालू परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। पटना के बिक्रम के रहने वाले एडी सिंह बड़े कारोबारी के साथ बड़े जमींदार भी हैं। रियल एस्टेट के साथ 13 देशों में उनका फर्टिलाइजर और केमिकल का कारोबार है। गिरफ्तारी के बाद एडी सिंह की मेडिकल जांच करवाई गई, जिसके बाद दिल्ली के ईडी ऑफिस में उनसे पूछताछ भी की गई है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद के साथ पटना से रवि एस नारायण और साकेत कुमार की रिपोर्ट। बिहार में एक बयान से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि वो विवादित बयान बीजेपी MLC की ओर से आया है, जिसके बाद बीजेपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए टुन्ना पांडे को नोटिस जारी कर दिया है। मतलब बीजेपी ने भी बयान देने वाले टुन्ना पांडे के खिलाफ सख्त इशारा कर दिया है। अगर परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो पिछले बार 2 नंबर की पार्टी थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस बार 3 नंबर के पार्टी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बगावती लहजे में नीतीश कुमार के खिलाफ टुन्ना पांडे का ये बयान अब उन पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ इस बयान के बाद सहयोगी बीजेपी की अनुशासन समिति ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एनडीए के बिहार के सम्मानित नेता हैं और हम सभी के मुख्यमंत्री हैं, और श्री टुन्ना पांडे जी पर भारतीय जनता पार्टी अनुशासन समिति ने संज्ञान लिया है और उचित समय पर उन पर उचित कार्रवाई करेगी। बीजेपी ने टुन्ना पांडे के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। टुन्ना पांडे के बयान के बाद जेडीयू ने भी तेवर तल्ख कर लिया है। संजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नीतीश कुमार पर उठने वाली उंगली ही काट ली जाएगी। टुन्ना पांडे जी तो एक्सीडेंटल MLC बने, तो शराब व्यवसायी थे, तो शराब बंद है, पहले उंगली जो उठाएगा उसका उंगली काट लिया जाएगा, वो भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर। हम लोग बोलते नहीं, हम लोग के पास भी जुबान है, कोई गूंगा नहीं है। लंबे अरसे से नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोगी रहे हैं। चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार को बीजेपी ने नेता घोषित कर दिया था। ऐसे में टुन्ना पांडे जैसे लोगों के बयान से बीजेपी जेडीयू की जोड़ी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो, इसके लिए आज सरकार ने बड़ी पहल की है। 121 टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर राज्य के 38 जिलों में रवाना किया गया। गांव के साथ साथ सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भी टीकाकरण का मैक्रो प्लान तैयार किया है। और इस तरह से हरी झंडी दिखाकर 121 टीका एक्सप्रेस को बिहार के 38 जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। 121 टीका एक्सप्रेस राज्य के लगभग 88 लाख लोगों का टीकाकरण करेंगे। टीका अवश्य लगवाइए। ड्राइवर तो रहेंगे, इनके साथ में सारा लॉजिस्टिक रहेगा, वैक्सीन रहेगा और वो
जहाँ दूर इलाके में जहाँ से लोग मोबिलाइज नहीं हो पाते, आने में उनको दिक्कत होती है। ऐसे एक तरह से समझिए अपार्टमेंट स्लम एरिया, घर, इस तरह से हर जगह जा करके इन लोग वैक्सीनेट करेंगे लोग। टीका एक्सप्रेस के जरिए ग्रामीण इलाकों के बाद अब बिहार के शहरी इलाकों में भी रहने वाले लोगों के घरों के पास वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 121 टीका एक्सप्रेस गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के जरिए गांव ही नहीं 1437 शहरी वार्ड को कवर किया जाएगा। गांव में इसके माध्यम से लोगों का टीकाकरण किया जा रहा था, लेकिन अब शहरी इलाके में बहुत जरूरी है। अब सिर्फ यही नहीं है कि कुछ जगह जो निर्धारित है वहीं पर सब लोग जा करके अपना टीकाकरण करा लेंगे। इसको देखते हुए लगा सब लोग नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये जो निर्णय लिया गया ये बहुत अच्छा है कि टीका एक्सप्रेस के माध्यम से जगह जगह जाकर और जो लोग भी टीका लेने से अभी तक वंचित है उन सबों का टीकाकरण कराया जाएगा। दरअसल बिहार सरकार का लक्ष्य है कि साल के अंत तक वैसे सभी लोगों को टीका दे दिया जाएगा जो तय मानकों के हिसाब से टीका लेने लायक हैं। मतलब 18 से अधिक की उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक राज्य के सभी लोगों को, वांछित लोगों को जिनको टीका देना है वैसे सभी लोगों को टीका दे दिया जाए। इस लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए शहरी क्षेत्रों में माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। टीका एक्सप्रेस द्वारा लाभार्थियों को उनके मोहल्ला या वार्ड के पास ही टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। जिस तरह से लोग मतदान के लिए बूथ तक आते हैं, ऐसे ही कोरोना का टीका लेने के लिए लोग केंद्र तक पहुंचेंगे। जाहिर है कोरोना से जंग में बिहार सरकार की बड़ी पहल है, जिसका फायदा पूरे बिहार को मिलेगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना को मात दीजिए, कोरोना का टीका अवश्य लगवाइए। खबर कटिहार से। कटिहार पुलिस ने जाली नोट के धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 35,400 के जाली नोट मिले हैं। ये नोट 2,500, 200 और 50 रुपए के हैं। पुलिस ने नोट खपाने की कोशिश कर रहे 2 लोगों को जाल बिछाकर पकड़ा। उनके पास से 6 एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। एसपी ने बताया कि दोनों के घरों में भी छापेमारी की जा रही है। बिहार जिला के डीआईयू की टीम और कुर्सेला के थानाध्यक्ष और निरीक्षक मनीष कुमार रजक के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों द्वारा 2 व्यक्ति को पकड़ा गया, जिनके पास से 35,400 रुपये का जाली नोट बरामद किया गया। इसमें से एक व्यक्ति जाली नोट लेकर आया था, जिसे दूसरे व्यक्ति को डिलीवर करना था, तो दोनों व्यक्ति को पकड़ लिया गया है और उसका उद्गम और स्रोत कहां से है इस बिंदु पर पुलिस छानबीन कर रही है। छपरा में अपराधियों ने 2 जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। तरैया में सीएसपी संचालक से 2,04,000 रुपए लूट लिए गए। संचालक ने बताया कि 4 युवक आए और हथियार के बल पर रुपए लूट लिए। वहीं पानापुर में बंधन बैंक से 1,85,000 रुपए लूट लिए गए। जिस जगह पर लूट हुई उससे थोड़ी दूर पर ही थाना है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, सीएसपी संचालक से लूट की वारदात और दूसरी तरफ बंधन बैंक से। छपरा में हो क्या रहा है? सवाल है कि एक दिन में 2 जगहों पर दो लूट की वारदात हुई। एक सीएसपी संचालक से और दूसरा बंधन बैंक में लूट की वारदात हुई और पुलिस के हाथ कोई अपराधी अभी तक नहीं लग पाए हैं। और एक बड़ी खबर हाजीपुर से। फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर यहां हत्या कर दी गई है। हाजीपुर में 2,30,000 रुपए की लूट भी हुई है। कैश कलेक्शन कर घर लौट रहा था। फाइनेंस कर्मी की बाइक भी लूटकर अपराधी फरार हो गए। सदर थाना के थाथम रेलवे गुमटी के पास की यह वारदात है। तो बड़ी खबर हाजीपुर से, जहां एक फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 2,30,000 रुपए की लूट भी हुई है। कैश कलेक्शन कर घर लौट रहा था फाइनेंस कर्मी और बाइक भी लूटकर अपराधी फरार हो गए। उधर दरभंगा में डीएमसीएच के कर्मचारी से 3.5 लाख रुपए लूट लिए गए। कर्मचारी कमलदेव नारायण ने बताया कि उन्होंने डीएमसीएच कैंपस में स्थित बैंक से रुपए निकाला था। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने उससे रुपए लूट लिए। और अब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। बिहार में 1.25 लाख टीचरों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है।
पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कुछ शर्तों के साथ बहाली प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में 22 माह बाद शिक्षक बनने के इंतजार में बैठे 1.25 लाख अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग भी मान ली है। दिव्यांगजनों का शिक्षक बहाली का मामला जो हाईकोर्ट में चल रहा था, आज उस मामले की सुनवाई हुई है तथा उस मामले का निष्पादन भी हुआ है। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की तरफ से जो भी प्रस्ताव दिया गया था, सरकार ने उसे मान लिया है। रोस्टर की गलती को भी माना गया है, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, यूनिट वाइज जो भी गलती है सब में सुधार किया जाएगा। फिर दिव्यांगजनों को मौका दिया जाएगा ताकि वो 15 दिन के अंदर अपने प्रेफरेंसेस को अप्लाई कर सके। उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। दरअसल राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए बीते साल प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देने के मामले पर बहाली रुक गई थी। कोर्ट ने अब शिक्षक बहाली पर से रोक हटा ली है, जिसके बाद राज्य सरकार भी बहाली प्रक्रिया में जुट गई है। दिव्यांग की श्रेणी से अलग के लोग थे जिन्होंने आवेदन किया था, उनके तो वैलिड या वो कारगर रहेंगे ही, साथ ही दिव्यांग श्रेणी में भी जिन दिव्यांगों ने पहले आवेदन दिया था वो भी वैलिड रहेंगे। जो नहीं दे पाए थे, जो किसी कारणवश छूट गए थे, जो न्यायालय की इच्छा थी, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने 15 दिन का समय न्यायालय के हिसाब से वो बढ़ाया है और ये सारी प्रक्रिया अब 15 दिन के लिए बढ़ जाएगी। हम लोगों के पास चॉइस भी, विकल्प भी यही दो था। मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके आधार पर ही शिक्षकों की बहाली होगी। कह सकते हैं हाईकोर्ट के इस फैसले से बिहार के लाखों अभ्यर्थियों को लॉकडाउन में बड़ी राहत मिली है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद वर्मा के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। आरआईएल ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐलान किया कि इस महामारी के कारण जिन कर्मचारियों की मौत हो गई है, कंपनी उन्हें अगले 5 साल तक की सैलरी देगी, उनके परिजनों को। और इतना ही नहीं, आरआईएल मृतक कर्मचारी के बच्चों के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस, हॉस्टल और किताबों का पूरा खर्च देगी। इसके साथ ही बच्चे जब तक ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, तब तक पति या पत्नी, माँ बाप और बच्चों के हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज का 100% प्रीमियम आरआईएल देगी। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को कोरोना वायरस हुआ या उनके परिवार में किसी को संक्रमण हुआ है, वे शारीरिक और मानसिक रिकवरी होने तक कोविड-19 लीव ले सकते हैं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि जो कर्मचारी पेरोल पर नहीं हैं, उनके परिवार की मदद के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से ये रकम उन्हें दी जाएगी। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।